फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुष्पा शर्मा फ्रॉम मनसा कॉलेज। आज फिर से मेरी जो क्लास है वो है पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार। जैसा कि आपको समझ में ही आ रहा होगा कि पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक तथ्यों को कैसे हम समावेशित करते हैं। इस संबंध में आइए पहले जानते हैं कि पाठ्यक्रम के विषय में कॉल्टन वॉशबर्न ने क्या कहा है। कॉल्टन वॉशबर्न ने कहा है कि पाठ्यक्रम में उन पदार्थों और गतिविधियों का समावेश किया जाता है जो बच्चे के शैक्षिक विकास, अधिगम मनोवृत्तियों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी पदार्थ से यहाँ तात्पर्य ये है कि पाठ्यक्रम में जिन सहायक क्रियाओं को, चाहे वो विषय से संबंधित हो या सहगामी क्रियाओं से संबंधित हो, चाहे मूल्य से संबंधित हो, इन सारी बातों को समावेशित किया जाता है और उससे संबंधित सारी गतिविधियों को समावेशित किया जाता है, जिसके आधार पर हम ये देखते हैं कि बालक का शैक्षिक विकास किस तरह से हो रहा है। साथ ही हम ये देखते हैं कि उसकी अधिगम मनोवृत्तियां किस तरह की हैं, कि जिन आधारों पर हमने पाठ्यक्रम दिया है उनमें सीखने की मनोवृत्ति किस तरह की है और उनके व्यवहार को वो कैसे परिवर्तित कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि पाठ्यक्रम में इन सारी बातों का समावेश होता है जो आसपास के वातावरण से, चाहे भविष्यगामी परिणाम से संबंधित हो या वर्तमान की परिस्थितियों से संबंधित हो या भूत में हो चुकी घटनाओं से संबंधित हो, इन सब का हम इस तरह से समावेशन करते हैं अपने पाठ्यक्रम में, जिससे कि बालक अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करे। इसी आधार पर अगर हम देखें तो मनोविज्ञान, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार है, तो हम ये जानते हैं कि मनोविज्ञान जिसमें कि बालक के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तन दर्शित होते हैं। इसका मतलब ये है कि बालक के जन्म से लेकर के देखा जाए तो वृद्धावस्था तक उसमें जो जो परिवर्तन होते हैं, वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, ये सारी बातों का समावेश हमारे मनोविज्ञान में दिया जाता है। तो मनोविज्ञान यह भी देखता है कि शिक्षार्थी यानी बच्चा, बालक के शारीरिक विकास की किस तरह की क्रियाएं हैं, मानसिक विकास की क्रियाएं क्या हैं, उसके सीखने की प्रवृत्ति कैसी है, यानी शैशवावस्था हुआ, चाहे बाल्यावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ, वृद्धावस्था हुआ, युवावस्था हुआ, फिर वृद्धावस्था हुआ, तो उसमें किस तरह के परिवर्तन होते जाते हैं और किस तरह का बदलाव उनके जीवन में आता है। इन सारी बातों को हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। तो इसी आधार पर हम ये देखते हैं कि शिक्षक इन दोनों ही प्रक्रियाओं को समझता है और उस आधार पर वह अपनी शिक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है कि बालक को किस समय, किस प्रकार से, कब क्या शिक्षा देनी है। और इन्हीं बातों का समावेश जो है वो पाठ्यक्रम में भी रहता है, क्योंकि तभी हम ये देखते हैं कि प्राथमिक स्तर के अलग पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं, प्री प्राइमरी के हैं, चाहे मिडिल के हैं, चाहे हायर लेवल के हैं पाठ्यक्रम, उन सभी के अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए गए। वो इसलिए दर्शाए गए हैं क्योंकि हमें मनोवैज्ञानिक आधार पर यह पता चलता है कि बालक के जो शारीरिक विकास की क्रिया है, मानसिक विकास की प्रक्रिया है, किस तरह से बदलती जाती है, और उस आधार पर हम इन तीनों बातों का समावेश करते हैं कि शिक्षक को किस तरह से व्यवहार निभाना है, शिक्षार्थी कैसा है और सीखने की प्रक्रिया उनकी किस प्रकार से होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक आधार में किन किन तथ्यों को लेते हुए हम पाठ्यक्रम का जो निर्माण करते हैं उसमें हम सावधानी बरतते हैं। तो इसमें पहला है बालक की आवश्यकता एवं क्षमता का विकास। जब भी मनोवैज्ञानिक तथ्य की बातें आती हैं तो हम यह देखते हैं कि बालक की आवश्यकताएं यानी कि उसके शारीरिक और मानसिक विकास को देखते हुए हम ये कहते हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और उनकी क्षमताएं क्या हैं। इन्हीं क्षमताओं के आधार पर भी पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है।
उसी प्रकार से अगर देखें तो मूल प्रवृत्ति कि बालक की किस उम्र में किस तरह की मूल प्रवृत्तियां होनी चाहिए और किस तरह की होती हैं, उस आधार पर भी हम यह देखते हैं कि उन बातों को लेते हुए ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे कि बालक जो है उसे समझने में अपनी एक तरह से बालक को समझने में आसानी हो। तीसरा है रुचि और अनुभव का ज्ञान कि पाठ्यक्रम जब हम देखते हैं कि बालक ऐसा पाठ्यक्रम हम बनाएं जिसमें बालक रुचि ले और अनुभव ले। जैसे कोई शिक्षाप्रद कहानी ही अगर हम पाठ्यक्रम में डालते हैं तो बालक उस कहानी को पढ़ने में रुचि लेने के साथ ही साथ वो ये अनुभव भी करता है कि मुझे अपने जीवन में किस तरह के मूल्यों को बनाना है, या मुझे जब अपने जीवन में इस तरह के समय आए तो मुझे कैसे कर्तव्य निष्ठता निभानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है। उसी तरह से व्यक्तिगत भिन्नता, देखिए जरूरी नहीं है कि हर बालक एक जैसे मानसिक विकास वाला हो, हर व्यक्ति का व्यवहार एक जैसा हो। तो कभी भी जब हम मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर हम ये देखें तो पाठ्यक्रम बनाते समय हम ये देखते हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हो, यानी कि बालक विभिन्न व्यवहार विभिन्न अधिगम सीमा वाले होते हैं तो वो सभी पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ सकें। इसके पश्चात है बुद्धि लब्धि, सृजनात्मकता, अभिक्षमता। जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, कितनी बुद्धि लब्धि वाला बालक भी इसे समझ सकता है। उसी प्रकार से करिकुलम में ये भी देखा जाता है कि इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे होगा, उनमें क्रिएटिविटी कैसे आएगी। उसी प्रकार से अभिक्षमता, मतलब कि वो अपनी अभिक्षमता के अनुसार वो सीखने की प्रवृत्ति उनके में आ जाएगी। मतलब करिकुलम को बनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। करिकुलम को बनाने में न सिर्फ हमने आगे पहले देखा कि सामाजिक मूल्यों को भी देखा जाता है, तो मनोवैज्ञानिक आधार को भी बहुत एक तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है कि बालक की अपनी बुद्धि लब्धि कैसी होगी और उसके अनुसार वो सीख जाएगा, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास कैसे करेगा और अपनी अभिक्षमता के अनुसार कैसे उसे पाठ्यक्रम को अपने जीवन में अपनाना है, वो सारी चीजों को देखा जाता है। इसी प्रकार कहें तो अधिगम के सिद्धांतों का भी ज्ञान रखा जाता है कि किस तरह के अधिगम प्रभावी होंगे। जो भी प्रकरण तैयार किए जाते हैं उसमें अधिगम क्षमता किस तरह से आएगी, उन सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो व्यक्तित्व, विभिन्न व्यक्तित्व वाले जो रहते हैं लोग रहते हैं, उनकी क्षमताएं कैसी रहती हैं, उन बातों को भी समावेशित करते हुए पाठ्यक्रम में हम इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हैं कि कभी भी पाठ्यक्रम के जो पहलू तैयार किए जाते हैं, चाहे वो अध्ययन विधियां हो या प्रकरण हो, विषय सामग्री हो, इन सब बातों के लिए हम इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को लेते हुए हम जो है प्रकरण तैयार करते हैं। इस प्रकार हम देखें तो जो मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही हम ये देखते हैं कि जब हम पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं तो वो किस स्तर का पाठ्यक्रम हम निर्धारित कर रहे हैं, उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि इसका जो प्रभाव है वो विषय सामग्री चयन पर भी बनता है। क्योंकि देखिए चाहे औपचारिक शिक्षा हो विभिन्न स्तरों की, उसमें आप देखिए कि प्राइमरी विंग्स के, चाहे मिडिल विंग्स के, चाहे हायर विंग्स के, उनकी जो विषय सामग्री का जो चयन होता है वो बालकों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए चयनित किया जाता है। नेक्स्ट है, अगर देखा जाए तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं वह भी निर्धारित होती है, क्योंकि देखिए ज्ञान, बोध और स्मृति, इन 3 स्तरों को लेकर के जब हम बालक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो क्यों हम जो हमारी पाठ्य सामग्री होती है, छोटे बच्चों के लिए कविताएं प्रमुख रहती हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस रहते हैं, हायर लेवल पे हम बोध स्तर तक के करते हैं, ज्ञान स्तर तक के पाठ्यक्रम निर्धारित पाठ्य सामग्री निर्धारित करते हैं। तो उसी प्रकार से
पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी निर्धारण होता है कि बालक की क्षमता किस तरह की इस उम्र तक आ जाती है। उस आधार पर फिर पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है कि इस स्तर के बालकों को इस स्तर के पाठ्य सहगामी क्रियाएं दी जानी चाहिए। उसी प्रकार से शिक्षण विधियां, देखिए छोटे बच्चे हैं तो हम ये बोलते थे कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए, जैसे खेल विधि का अगर हम कहें तो उसी प्रकार से जब बड़े बच्चे हैं तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि ये बच्चे समझ जाते हैं तो क्यों ना व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाए, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि। ये सब जो आधार हमको मिल रहे हैं वो इसलिए कि हम ये जानते हैं कि छोटे बच्चे की सोच कैसी है, बड़े बच्चों की सोच कैसी है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है किस स्तर का है, उसी आधार पर हम कहें तो हमारी शिक्षण विधियां, उसी तरह से शिक्षण नीतियां तैयार की जाती हैं, व्यू रचना तैयार की जाती है कि जब पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा तो उसमें इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को लेते हुए हम ये देखेंगे कि किस स्तर पर किस तरह की विधि, नीति और व्यू रचना बनाई जानी चाहिए। उसके पश्चात हम देखें तो तकनीकी संसाधनों का भी चयन किया जाता है कि जब छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा तो किस तरह के हम तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करें जिससे उसका लाभ बच्चों को पूर्ण रूप से मिल सके और वे अपने अध्ययन में रुचि ले सके। क्योंकि छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों कि जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है उनके आधार पर ही तकनीकी संसाधनों का निवारण किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से हम अपने पाठ्यक्रम में इन तकनीकी साधनों का प्रयोग करें जिससे कि बालक उसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सके। उसी प्रकार से शैक्षिक परिवेश बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम ये देखें कि हम ये क्यों कहते हैं कि बालक को अभिप्रेरित किया जाना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं उसके अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री जो निर्धारित करते हैं, विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न जो मूल्य निर्धारित करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो शैक्षिक परिवेश है वो ऐसा दिया जाए जिससे कि पूर्ण रूप से लाभ बालकों को मिले। क्योंकि विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न धर्म, समुदाय, संस्कृति के लोग आते हैं तो उनके अगर देखा जाए तो उनके घर का परिवेश कैसा है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम एक समाज के लिए बच्चा तैयार कर रहे हैं, एक राष्ट्र के लिए नागरिक तैयार कर रहे हैं। तो शैक्षिक परिवेश कैसा होना चाहिए, विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वहाँ पे शिक्षकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, विषय सामग्री वहाँ की कैसी होनी चाहिए, जिससे कि एक समर्थवान हम विद्यार्थी तैयार कर पाएं और एक राष्ट्र का नागरिक तैयार कर पाएं। क्योंकि विद्यालय ही वो संगठन है जहाँ पर हम एक देश का, एक राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक तैयार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक परिवेश कि बालकों को कैसा शैक्षिक परिवेश दिया जाए जिससे कि वे अपने घर, परिवार, समाज और राष्ट्र में एक आदर्शता निर्धारित करें। तो यहाँ इन बातों को भी समावेशित किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनोविज्ञान ऐसा मनोवैज्ञानिक आधार एक ऐसी धुरी पाठ्यक्रम को देता है कि हम बिना शिक्षार्थी के मानसिक, शारीरिक और देखा जाए तो आसपास के वातावरणीय जो समावेश है, जो वातावरण है, उनको देखते हुए ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है जिससे कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को उनके अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी क्रिएटिविटी को देखते हुए हम पाठ्य सामग्री तैयार करते हैं जिसका निर्धारण करते हुए हम एक आदर्श नागरिक बनाते हैं। थैंक यू।